घुटने टेकेगा। ओडिशा में पीएम मोदी ने स्वदेशी बीएसएनएल 4G नेटवर्क का किया शुभारंभ। लखनऊ से वर्चुअली जुड़े सीएम योगी, कहा डिजिटल पेमेंट में भारत आगे। बरेली हिंसा को लेकर आईसीएम प्रमुख तौकीर रजा खां का वीडियो जारी। एक तरफा कार्रवाई बर्दाश्त नहीं करेगा मुस्लिम समाज, सीएम योगी ने दी मौलाना को कड़ी चेतावनी। कुशीनगर के माधोपुर गौरही गांव में शिक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल। समय पर स्कूल पर नहीं पहुंच रहे शिक्षक की अब यहां पर तमाम कार्य प्रणाली पर सवाल उठे। शिक्षा गुणवत्ता पर भी अब यहां सवाल उठ रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं HN 24x7 और मैं हूं आपके साथ निशी भाटिया। वक्त तो चलाए 3 बड़ी खबरों का। सबसे बड़ी और सबसे पहली खबर का रुख करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओडिशा में स्वदेशी बीएसएनएल 4G नेटवर्क का शुभारंभ किया और इस कार्यक्रम में लखनऊ से वर्चुअली जुड़े मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीएम मोदी का आभार जताया। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि आज डिजिटल पेमेंट में भारत आगे बढ़ रहा है। डीबीटी के माध्यम से पैसे सीधे खाते में जा रहे हैं और यूपी में ऑप्टिकल फाइबर से ग्राम पंचायत को जोड़ा जाएगा। साथ ही कार्यक्रम में सीएम योगी ने वर्चुअली पीएम मोदी का संबोधन भी सुना। और मैं चाहूंगी एक बार सभी के लिए एक बार जोरदार तालियां आज के इस ऐतिहासिक दिन पर। यूपीआई दुनिया के अंदर सर्वाधिक डिजिटल पेमेंट करने वाला, यानी भारत ने डिजिटल क्रांति के क्षेत्र में दुनिया को अब लीड करना शुरू किया है और ये नए भारत की ताकत का एहसास दुनिया को कराता है। और उसी में अब बीएसएनएल भी 4G की इस क्रांति के साथ दूर दराज के उन क्षेत्रों में जहां पर हम लोग झेलते थे, दूर दराज के गांवों में, क्योंकि मुझे याद है 2017 में जब मुझे मुख्यमंत्री का दायित्व दिया गया था, हमने तय किया था कि ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से या नेटवर्किंग के माध्यम से हम बीएसएनएल की सेवाओं को हर ग्राम पंचायत के साथ जोड़ें। भारत नेट ने उसको आसान बनाया है और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि ऑप्टिकल फाइबर और नेटवर्किंग का लाभ हमें किस रूप में मिला कि आज हम ग्राम पंचायत के अंदर ग्राम सचिवालय बना करके वहीं पर हम आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत में गांव के लोगों को उपलब्ध करवा रहे हैं। न केवल इससे रोजगार का सृजन हो रहा है, बल्कि बैंकिंग की सेवाएं भी बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट सखी के माध्यम से गांव-गांव में उपलब्ध करवाने का कार्य इस बेहतरीन नेटवर्क के माध्यम से आज प्रारंभ हो गया है। आपने देखा होगा पहले किसी भी वृद्धजन का, किसी निराश्रित महिला का, किसी दिव्यांग जन का या किसी भी रिटायर्ड कार्मिक का कोई पेंशन की सुविधा होती थी, उसके लिए उसको चक्कर लगाने पड़ते थे, कार्यालय चक्कर लगाने पड़ते थे। अगर 300 की पेंशन होती थी, 6 महीने में एक बार आती थी, 1800 रुपये कुल हुए तो 1800 में 900 ही उसको मिल पाते थे। 900 रुपये भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ते थे। प्रधानमंत्री जी ने व्यवस्था की कि अगर 1800 रुपया है तो 1800 रुपया ही उसके अकाउंट में जाएगा, एक भी पैसा कम नहीं कोई भेज सकता। आज हम 1 करोड़ निराश्रित महिलाओं, वृद्धजनों और दिव्यांग जनों को 12,000 रुपये सालाना पेंशन की सुविधा देते हैं और सारा का सारा पैसा हम डीबीटी के माध्यम से उन तक पहुंचाने का काम करते हैं। 60 लाख से अधिक अनुसूचित जाति, जनजाति और ओबीसी के छात्रों को स्कॉलरशिप देते हैं। इस स्कॉलरशिप में हम लोग लगभग 6,000 करोड़ रुपए से की अधिक की राशि इसमें देते हैं और सब डीबीटी के माध्यम से उन छात्रों के अकाउंट में पैसा भेजते हैं। जब ये नहीं होता था तब दिक्कतें होती थी। आज सारा का सारा पेमेंट, सारी की सारी सुविधा
सभी प्रकार की सुविधाओं को डिजिटल पेमेंट के साथ जोड़ने की कार्रवाई होती है। परिणाम है हर उपभोक्ता, हर नागरिक उससे लाभान्वित होता है और उन कार्यक्रमों के साथ प्रफुल्लित भी होता है। ये नेटवर्किंग हमारे लिए उन दूर दराज के क्षेत्रों में, खासतौर पर नेपाल बॉर्डर पर, चंदौली, सोनभद्र, मिर्जापुर, चित्रकूट के उन नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करने में सहायक हो रही है। और अभी ये 4G है, आने वाले समय में हम 5G और 6G का भी इंतजार करने जा रहे हैं। 17 के पहले अगर जो नेटवर्किंग 2G या उसके लिए कुछ थी भी, उसमें तेल सप्लाई के नाम पे माफिया यहां भी हो गए थे। हमने उनकी कमर तोड़ी है और कमर तोड़ करके व्यवस्था सुनिश्चित की कि माफिया इसमें न घुसने पाए। किसी भी स्टेक होल्डर के साथ कोई अन्याय न करने पाए। प्रधानमंत्री जी के विजन को जमीनी धरातल पर उतार करके हर एक उपभोक्ता को भी और बीएसएनएल परिवार से जुड़े हुए हर एक स्टेक होल्डर को भी पूरी सुरक्षा प्राप्त हो और उसको पूरा संरक्षण देने का कार्य जहां प्रदेश सरकार डबल इंजन की सरकार के साथ मिलकर के कार्य कर रही है, वहीं साथ ही साथ आज की सेवाएं हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि यह हमारे दूर दराज के क्षेत्रों, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को एक नया आयाम देने वाला है। ये नए भारत का और विकसित भारत की आधारशिला तभी होनी होगी जब ग्राम पंचायत आत्मनिर्भर होगी, नगर निकाय आत्मनिर्भर बनेंगे। आत्मनिर्भरता केवल एक आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स के फील्ड में नहीं, हर क्षेत्र में, और यह भी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को एक नई गति टेक्नोलॉजी देगी, ये तकनीक देगी। और मुझे पूरा विश्वास है कि बीएसएनएल की भारत नेट की सेवा एक नए भारत और विकसित भारत के निर्माण में प्रधानमंत्री जी के विजन को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाएगी। मैं आज के इस अवसर पर एक बार फिर से इन सभी सेवाओं के लोकार्पण के लिए प्रधानमंत्री जी का वर्चुअल उत्तर प्रदेश के अंदर इस बेहतरीन सेवाओं को आज लोकार्पण का कार्यक्रम होने जा रहा है। पूरे देश भर को आज इस सौगात विजयादशमी के उपहार के रूप में प्रधानमंत्री जी देने वाले हैं। मैं इस अवसर पर उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। केंद्रीय संचार मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को इस आमंत्रण के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं। बीएसएनएल परिवार और उनसे जुड़े हुए अन्य सभी स्टेक होल्डर्स को हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और आप सभी अन्य स्टेक होल्डर्स को बधाई देते हुए आप सबको शारदीय नवरात्रि और विजयादशमी की मंगलमय शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। और इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर का रुख करेंगे। बरेली शहर शुक्रवार को हिंसा की आग में झुलस उठा है और सवाल उठ रहा है, क्या ये महज इत्तेफाक था या फिर सुनियोजित साजिश। आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा खां के बुलावे पर छुटी भीड़ अचानक बेकाबू हो गई और शहर के कई इलाकों में दुकानें, वाहन और पुलिस पर हमला बोल दिया गया। शुक्रवार रात करीब 10:20 पर मौलाना तौकीर रजा ने एक वीडियो जारी करा जिससे सनसनी फैल गई। उन्होंने कहा कि अतीक और अशरफ की तरह मुझे भी गोली मार दो, मोहम्मद के नाम पर मरना मंजूर है। मौलाना ने खुद को भी अब नजरबंद बताया है और कहा कि प्रशासन उन्हें कार्यक्रम में शामिल होने से रोक रहा है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि उनके नाम से फर्जी लेटर पैड जारी कर लोगों को गुमराह किया गया। मौलाना ने साफ कहा कि मुस्लिम मोहम्मद साहब के नाम पर कानून चाहते हैं और एक तरफा कार्रवाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बरेली में हुए बवाल को लेकर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने मौलाना तौकीर रजा खां को चेतावनी दी और सीएम योगी ने मौलाना तौकीर रजा के एक बयान को लेकर कहा कि कल बरेली में एक मौलाना भूल गया कि राज्य में सत्ता किसकी है। उसे लगा कि वो जब चाहे व्यवस्था को रोक सकता है, लेकिन हमने साफ कह दिया है कि ना तो नाकाबंदी होगी और ना ही कर्फ्यू लगेगा। हमने जो सबक सिखाया है उससे आने वाली पीढ़ियां दंगा करने से पहले 2 बार सोचेंगी। वहीं पूरे मामले को लेकर मौलाना तौकीर रजा समेत 8 लोगों को जेल भेजा गया है। एसएसपी ने बताया है कि कई अलग अलग धाराओं में केस दर्ज किए गए हैं।
मेरा सिर्फ इतना मकसद था कि मैं वहाँ जाता, नमाज पढ़ता, उसके बाद अपना मेमोरेंडम देता और अपने लोगों से मैं ये अपील करता कि खैरियत के साथ और दुरूद शरीफ का नजराना पेश करते हुए वापस अमन के साथ अपने घरों को जाएं। लेकिन जैसा हमेशा होता रहा है, मुझे हाउस अरेस्ट कर लिया जाता है। इस बार मैंने ये किया कि मैं अपने घर पे नहीं रहा एहतियात की वजह से, और अपने एक दोस्त के यहाँ फाइक इनकलेव में आकर यहाँ क़याम किया मैंने रात को। झूठा मेरा पैड इस्तेमाल करके और लोगों को गुमराह करने की कोशिश की गई। झूठा बयान अखबार में छापा गया मेरे नाम से और लोगों को गुमराह करने की कोशिश की गई। मैं जुमे की नमाज के लिए जब जाने के लिए निकलने वाला था, उसी वक्त किसी तरह इन लोगों को खबर हो गई कि मैं कहाँ हूँ, और ये डीएम साहब और हमारे कप्तान साहब यहाँ आकर बैठ गए और मुझे निकलने नहीं दिया गया और तमाम फोर्स यहाँ बुला ली। ये मुनज़्ज़म साजिश के तहत हुआ। बरेली के अपने अमन पसंद हिंदू भाइयों को भी मैं मुबारकबाद पेश करता हूं कि उन्होंने इस पर कोई रद्द-ए-अमल नहीं किया, उन्होंने कोई नाराज़गी का इजहार नहीं किया। हमारा जो प्रोग्राम था उसमें किसी किस्म की मदाखलत नहीं की। लेकिन पुलिस और प्रशासन, हुकूमत सख्त मुसलमानों की मुखालफत पे आमादा है और मुसलमानों को अल्लाह और रसूल का नाम भी लेने देने के लिए तैयार नहीं है। इसके खिलाफ जितना दबाया जाएगा ये मामला उतना उभरेगा। अगर हमें हमारे मजहबी उमूर से रोकने की कोशिश की जाएगी, हमारे अंदर भी कुछ ऐसे नाअक़िबत अंदेश लोग हैं जो मुखबरी करते हैं, मुनाफिकत करते हैं। इन लोगों ने माहौल को ख़राब करने की कोशिश की है। मैं अगर मौके पर चला जाता, मैं वहाँ नमाज़ पढ़ लेता, अपना मेमोरेंडम दे देता, तो बरेली में किसी किस्म का कुछ नहीं होता। लेकिन पुलिस ने जानबूझकर मुसलमानों पर लाठियाँ चलाई। मुसलमानों पर ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि मुसलमानों ने पत्थर चलाया है। ये बिल्कुल झूठी बात है। मुसलमानों ने कोई पत्थर नहीं चलाया है और मुसलमानों को ज़दोकोब किया गया है। अगर ये तरीक़ा, मैं अभी तक गिरफ्तार हूँ, अभी तक मैं हाउस अरेस्ट हूँ, मुझे निकलने नहीं दिया जा रहा है और अंदेशा इस बात का है। और मुझे बहुत खुशी होगी अगर मुझे गिरफ्तार कर लिया जाए कि नामूसे रिसालत के नाम पर अगर मेरी गिरफ्तारी हो जाती है, या मुझे, मैं तो कहता हूँ जैसे गोली मार दी तुमने अतीक और अशरफ को, ऐसे मुझे गोली मार दो। नामूसे रिसालत के नाम पर हम जान देने को तैयार है, हमें कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन ये जो तरीका इख्तियार किया गया है, एक तरफा कार्रवाई हो रही, पुलिस और प्रशासन का रवैया अच्छा नहीं है। हुकूमत को अपना रवैया, अपने इन तरीक़ों को देखना चाहिए। हुकूमत उत्तर प्रदेश की हो या मुल्क की हुकूमत हो, हुकूमत सबकी है। 140 करोड़ मुसलमानों की, 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की जिम्मेदारी हुकूमत पर है और पूरे उत्तर प्रदेश के हिंदू और मुसलमान तमाम लोगों की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री पर है। एक तरफा कार्रवाई ये नाकाबिले बर्दाश्त है। इसको, हुकूमत को इस पे गौर करना चाहिए कि क्या मुसलमानों के साथ ये रवैया बरकरार रखा जाएगा। अगर ये रवैया जारी रहा तो मैं ये समझता हूँ कि मुल्क के हालात बिगड़ने का अंदेशा है, जो मैं किसी भी कीमत पर बिगड़ने नहीं देना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि किसी भी सूरत में हमारे मुल्क का, हमारे शहर का अमन ख़राब हो। आज भी लोगों ने ये देखा है कि मुसलमानों ने अमन को नुकसान नहीं पहुँचाया है, पुलिस ने खुद अमन को नुकसान पहुँचाया है। और हिंदू मुस्लिम फसाद नहीं हुआ, इसलिए पुलिस ने अपनी तरफ से फसाद मुसलमानों के ऊपर थोपने का काम किया है। मेरी आप तमाम लोगों से दरख्वास्त है कि बहुत सब्र व सुकून के साथ इस वक्त हालात को देखते हुए गिरफ्तारी हो जाए। मैं गिरफ्तार होने के लिए तैयार हूँ। बार बार कह भी रहा हूँ कि भाई मुझे अगर मेरा तरीक़ा पसंद नहीं है, मैं अपने मुल्क के लिए, अपनी कौम के लिए काम करना चाहता हूँ,
गंगम जमनी तहजीब के लिए काम करना चाहता हूं। अगर ये आप लोगों को बर्दाश्त नहीं है तो आप मुझे गिरफ्तार कर लो, लेकिन मैं अपने मुल्क का काम जैसे करता था वैसे करता रहूंगा। मैं सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं करता हूं, मैं अपने मुल्क की बात करता हूं, अपने मुल्क से मोहब्बत करता हूं। मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। वही मानता था धमकी देंगे और हम जबरदस्ती जाम कर देंगे। हमने कहा जाम नहीं होगा, कर्फ्यू भी नहीं लगेगा, लेकिन कर्फ्यू का सबक तुम्हें ऐसा सिखा देंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी। क्या तरीका है ये? आप सिस्टम को ब्लॉक करना चाहते हैं, और यह प्रवृत्ति थी यूपी के अंदर। 17 के पहले यही होता था, और हम इसी बात को कह सकते हैं कि 17 के बाद हमने कर्फ्यू भी नहीं लगने दिया, लेकिन ऐसे बैरियर को चुन चुन करके वे जिस प्रकार की भाषा को समझते थे उस प्रकार की भाषा से उनको समझा करके उसको उसकी सजा दिलाने का काम भी किया है। और उत्तर प्रदेश की ग्रोथ स्टोरी यहीं से शुरू होती है। अगर आजादी के समय, मैं उससे पहले नहीं जाता, लेकिन 1947 में भारत आजाद हुआ, अगर उस समय भारत की इकोनॉमी में भारत का उत्तर प्रदेश का कंट्रीब्यूशन 14% था, तो ये 14% फिर से होना चाहिए। और 14% नहीं होना चाहिए, बल्कि जितनी आबादी है उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश उतना कंट्रीब्यूशन करता हुआ दिखाई दे। ये हमारा राष्ट्रीय धर्म है। जैसा कि आप अवगत हैं कि जुमे की नमाज के बाद कुछ जगहों पे अलग अलग थाना क्षेत्रों में पुलिस और प्रशासन की जो ड्यूटियां लगी हुई थी, वहां पे कुछ लोगों के द्वारा हिंसक प्रदर्शन किया गया, जिसके संबंध में कल हम लोगों ने बताया था कि हम कठोर विधिक कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। उसमें हम लोगों के द्वारा अब तक कुल 10 FIR दर्ज की गई है, जिसमें थाना कोतवाली में 5 FIR दर्ज की गई है, थाना बारादरी में 2 FIR दर्ज की गई है, थाना किला प्रेमनगर और कैंट में 1-1 FIR दर्ज की गई है। इन दर्ज FIRों में आज हम लोगों के द्वारा कुल 8 अपराधियों को, जो इस घटना में शामिल थे, 8 अभियुक्तों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। मौलाना तौफीक रजा समेत 8 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। और बरेली पुलिस और जिलाधिकारी ने अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस में बरेली के कप्तान ने बताया कि उनके पास में काफी असले बरामद हुए थे और पत्थर बरामद हुए और कुछ बोतल थी जिनमें पेट्रोल भरा हुआ था, जिससे ये लोग और भी बड़ा कुछ हंगामा करने वाले थे। उन सब चीजों को बरेली पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया और 8 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। अभी लगभग और लोगों को पुलिस पकड़ रही। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश की रिपोर्ट, HNN न्यूज बरेली। फिलहाल यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद जो लौटेंगे आप बने रहिएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं और 3 बड़ी खबरों में आगे बढ़ेंगे। तीसरी बड़ी खबर का रुख करते हैं। कुशीनगर जिले के विष्णुपुरा विकासखंड के माधोपुर गौरही गांव में शिक्षा व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। गांव के लोगों ने आरोप लगाया कि विद्यालय में शिक्षक समय पर नहीं पहुंचते, बच्चों की बैठने की व्यवस्था तक नहीं है और ना ही शुद्ध पेयजल उपलब्ध यहां पर किया जा रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि शिक्षा की गुणवत्ता पूरी तरह शून्य हो चुकी है और भ्रष्ट अधिकारियों ने गरीब बच्चों का शिक्षा का स्तर है उसको पूरी तरह से गिरा दिया है। प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि अगर हालात नहीं सुधरे तो आंदोलन और तेज होगा। मांग ये है कि जो हमारी प्राथमिक विद्यालय और आंगनबाड़ी केंद्र है वो दोनों सही ढंग से चले, बच्चे का सही पढ़ाई होके। अभी क्या है कि मास्टर लोग मनमर्जी तरीके से अपना जो मिड डे मील के वो भी नहीं देते हैं लोग, और जो आंगनबाड़ी केंद्र में जो बच्चे के लिए सुविधा आता है वो भी नहीं मिलता है, और स्कूल में सही ढंग से पढ़ाई भी नहीं होता क्योंकि कोई समय से नहीं आता है और सारे स्कूल एकदम जर्जर स्थिति में है, कब गिर जाए कोई इसका भरोसा नहीं है। तो बच्चों की शिक्षा अब मजाक बनकर रह चुकी है, लेकिन आखिरकार जिम्मेदार अधिकारियों पर अभी तक एक्शन क्यों नहीं हो पा रहा है? आखिरकार वो चाह क्या रहे हैं?
आखिरकार चल क्या रहा है, इससे पर ज्यादा जानकारी के साथ शैलेंद्र गुप्ता हमारे संवाददाता सीधे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, बच्चों की शिक्षा मजाक बनकर रह चुकी है, अधिकारियों को अब कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, समय पर ना ही कोई शिक्षक स्कूल पहुंचता है, शिक्षा की गुणवत्ता पर सवाल उठ रहा है। आखिरकार जिम्मेदार अधिकारी अभी तक इस पर संज्ञान क्यों नहीं ले रहे हैं? जी बिल्कुल कहना चाहेंगे, जिम्मेदार अधिकारी की लापरवाही तो एकदम खुलकर अब सामने दिख रही है, क्योंकि पिछले अगर देखा जाए तो 10 से 15 दिन पहले जो एक खबर चलाई गई थी, इसको लेके खबर चली थी कि शिक्षा की गुणवत्ता को लेके और शिक्षा में अव्यवस्था को लेके जब ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया था, उसके बाद खंड शिक्षा अधिकारी ने आश्वासन दिया था कि जो दोषी शिक्षक है जो स्कूल नहीं आते हैं और ये बच्चों की संख्या क्यों कम है, इसके ऊपर कार्रवाई होगी। लेकिन खंड शिक्षा अधिकारी की लापरवाही इस तरीके से दिखाई दे रही है कि अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ। और आज जो है डीएम, आज जो है जिला अधिकारी के पास जो है ग्रामीण जो है पहुंचे ज्ञापन देने के लिए कि अगर शिक्षा व्यवस्था हमारे वहाँ की ठीक नहीं हुई और हमारे वहाँ पढ़ाई की व्यवस्था ठीक नहीं, उसकी स्कूल की व्यवस्था ठीक नहीं होगी तो हम लोग जो है आंदोलन करेंगे। तो शिक्षा के लिए जो लड़ाई लड़ रहे हैं कि हमारे स्कूल में जो कि एक कंपोजिट विद्यालय 1 से 8 तक का विद्यालय है, तो वहाँ पे बच्चों की संख्या नहीं होना ये बहुत बड़ा तो विषय है ही है। लेकिन ग्रामीण एकदम आमद है कि इस बार शिक्षकों को सुधार कर ही रहेंगे। जी बिल्कुल शैलेंद्र, लेकिन आखिरकार शिक्षा का मजाक क्यों बन रहा है? क्यों नहीं पहुंच पा रहे हैं शिक्षक समय पर, और क्यों यहाँ पर बच्चों को सही शिक्षा प्रदान नहीं कराई जा रही है? जी बिल्कुल बता देना, जिस प्रकार सरकार ये सजग है कि अच्छी शिक्षा के साथ साथ स्कूलों की कायाकल्प को लेकर जो है सजग है, बच्चों को एमडीएम के तहत अच्छे तरीके से भोजन देने की बात हो रही है, लेकिन जो स्कूल में जो शिक्षक है इस तरीके से लापरवाह है। अगर वहाँ के प्रधानाध्यापक की बात करें तो उसको तो पता ही नहीं है कि कैसे वो शिक्षक हो गया, कि किस आधार पे हो गया। अगर जांच कराई जाए तो बहुत बड़ा वो भी जो है विषय खुल के सामने आएगा। 2 शिक्षा मित्र के भरोसे विद्यालय चल रहा है, सब शिक्षक गायब रहते हैं, ये सब आरोप ग्रामीण लगा रहे हैं और आज के जिला अधिकारी को वहाँ जो ज्ञापन देते हुए थे और उनकी मांग है कि हमारे गांव में जो हमारे जो बच्चे हैं, हम लोगों के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले और वहाँ टीचर रहे, साफ सफाई रहे, पेयजल की व्यवस्था रहे। लेकिन जो खंड शिक्षा अधिकारी हैं, एसडीआई हैं, इस तरीके से लापरवाह हैं कि थोड़ी सी भी स्कूल पे ध्यान नहीं देते और ये सूचना अपने उच्च अधिकारी को नहीं भेजते। जी ठीक है शैलेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल 3 बड़ी खबरों में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए HNN 24/7। नमस्कार।